मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के सेशन में जिक्र है एक फांसी का। जिक्र है 9 पुलिस कर्मियों को सजा के रूप में सुनाई गई फांसी का। आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या था? तो आंसर है कि पुलिस कर्मियों ने मर्डर कर दिया था। मर्डर किसने कर दिया? पुलिस वालों ने, अर्थात रक्षक ही भक्षक बन गया था। ये मैं नहीं, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट है मदुरई का, मामला है कोविड से जुड़ा हुआ। ये वो लोग हैं 9 जिनके बारे में फांसी की सजा सुनाई गई है। हेडलाइंस हैं कि मदुरई के अंदर कोर्स केस का नाम है साथनकुलन कस्टोडियल डेथ मामला, जहां पर एक पिता पुत्र की पुलिस की हिरासत में मौत होने पर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई जांच के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है। क्या है यह मामला पिता पुत्र का, आज के सेशन में हम जानेंगे। साथ ही साथ इस मामले में कोविड-19 का कनेक्शन क्या है उसकी भी डिटेलिंग जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे भारत के अंदर पुलिस के साथ रहते हुए या पुलिस की कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है। क्यों आंकड़े कस्टोडियल डेथ के बीते साल में 150 से ऊपर हैं और जुडिशियल कस्टडी में तो ये मामले 2000 से ऊपर हैं एक साल के अंदर। क्या हमारे देश के अंदर कस्टोडियल डेथ को लेकर कोई सख्त कानून का अभाव है या फिर सरकार की आदेशों की पालना नहीं हो रही है? सभी बातों का आज के सेशन में विधान से डिस्कस होगा। साथ ही साथ सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए जाएंगे, कैसे इनका इंप्लीमेंटेशन आसान हो सकता है। सारी बातें विषयवार आपके सामने रखने का प्रयास है। बात है तमिलनाडु के मदुरई सेशन कोर्ट की। तो पहले तमिलनाडु के बारे में हल्का सा जान लीजिए। भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है साथानकुलम। साथानकुलम के अंदर 2 व्यक्ति, एक है पी जयराज और दूसरे हैं जे बेनिक्स। पी जयराज पिता और बेनिक्स पुत्र, इन दोनों की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। मामला है कोरोना के काल का। कोरोना काल की कहानी यह है कि 19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज को, जो कि 59 वर्षीय थे, और उनके बेटे जे बेनिक्स को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों ने ही सथानकुलन पुलिस स्टेशन में वहां पर उन्हें ले जाया गया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों के साथ थाने में रात भर मारपीट की गई। उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। अब इस पूरी कहानी की थोड़ी सी टाइमलाइन जान लेते हैं। ये तो घटना हुई, हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था, उसके बारे में बताते हैं। तो असल में 19 जून 2020 को जयराम को कथित तौर पर कहा गया कि आप कोविड-19 लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन आरोपों के चलते पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के समय पर घर से बाहर निकलना, दुकानें खोलना, ये लगभग कर्फ्यू जैसे हालात पैदा थे। उस समय पर पुलिस ने एक व्यक्ति पी जयराम को इसलिए उठाया कि आपको कह रखा है कि लॉकडाउन में दुकान बंद रखनी है, आपने क्यों खोल रखी है? वास्तविकता यह थी कि जो समय सीमा बताई गई थी उससे अधिक देर तक खोलना बताया गया। हालांकि बाद में सीबीआई जांच में यह तथ्य भी गलत पाया गया। पी जयराम के साथ मामला यह बताया गया, जो कि वहां पर चर्चित निकला, कि कहीं पड़ोस में कोई काम चल रहा था, उसमें पी जयराम ने पुलिस के किसी काम में मतलब एक तरह से इंटरफेयर किया था। जब पुलिस किन्हीं लोगों को डराने धमकाने लग रही थी, तब पी जयराम ने वहां पर एक सोशल एक्टिव व्यक्ति की तरह से इंटरफेयर किया था। पुलिस वालों को उस व्यक्ति के साथ इस बात पर एक ग्रज हो गया, एक नफरत का भाव उत्पन्न हो गया और उसे सबक सिखाने का कि पुलिस होती क्या है ये तुम्हें हम बताएंगे। बस उस तरह से उस व्यक्ति को उठाया गया और उसे ले जाकर जेल में पुलिस हिरासत में बंद कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि तुमने जो दुकान खोल रखी है, इसकी दुकान की टाइमिंग समय से ज्यादा खोल रखी थी। लॉकडाउन के अंदर तुमने ये हरकत गलत कर दी। जयराम ने असल में मजदूरों के साथ जो गाली गलौज हो रही थी उसमें कहीं बीच बचाव किया था। पुलिस के साथ पुलिस ने इसे एक तरह से अपने आत्मसम्मान पर चोट माना और आत्मसम्मान पर चोट मानते हुए पुलिस ने पी जयराम को पुलिस की दुकान, अपनी जो मोबाइल की दुकान थी, वहां से उठा लिया, लेकर चले गए। जब पी जयराज को जेल में डाल दिया गया पुलिस वालों के द्वारा इस आरोप के साथ कि तुमने गलत किया, तो उनके बेटे बेनिक्स उनसे मिलने के लिए कोर्ट वहां पुलिस स्टेशन आते हैं। वो उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेनिक्स को भी, जो कि विरोध कर रहे थे पुलिसकर्मियों द्वारा अपने पिता की गिरफ्तारी का, उन्हें भी पुलिस वालों ने उसी समय जेल में डाल दिया। दोनों को पुलिस की जेल के अंदर यातनाएं दी गई। पुलिस के द्वारा इन्हें यातनाएं देने के साथ साथ इन्हें इतना बेरहमी से पीटा गया कि इनके कपड़ों में
खून की स्थिति बनकर आई। खून से सने कपड़ों को बदलने के लिए परिवारजनों को कहकर नए कपड़े मंगवाए गए, दूसरे कपड़े मंगवाए गए कि दूसरे कपड़े लाओ, इन्हें न्यायिक हिरासत में पेश करना है, न्यायालय के सामने लेकर जाना है। फिर इन्हें न्यायालय के सामने ले जाया गया, फिर वहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की बात पता चलती है। इन दोनों को जो पुलिस हिरासत में पीटा गया, अगले दिन इनकी ब्लीडिंग्स नहीं रुकी, इनके शरीर से लगातार खून रिस रहा था और इस बहते खून के चलते इनकी इस गिरफ्तारी के अगले 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। पुलिस के द्वारा दी गई यातनाओं के चलते कोरोना काल में जब यह घटना हुई, जब पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को जब यह बात पता चली तो लोगों के अंदर रोष फूट पड़ा। पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में जो द्वेष था, 23 तारीख को तो जयराम के सीने में दर्द की शिकायत हुई और उनकी मौत हो गई और दोनों ही 3-4 दिन के अंदर अंदर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर धीरे धीरे जनाक्रोश उत्पन्न हुआ। प्रारंभिक कार्रवाइयों के रूप में पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया। तत्कालीन रूप से पुलिस के कार्रवाइयों को, पुलिस के जो अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया। सरकार ने इस विषय पर सख्ती से काम करने का प्रयास किया। एआईएडीएमके सरकार, फिर डीएमके सरकार, और इन सब ने धीरे धीरे, क्योंकि जनाक्रोश लगातार कोरोना काल में बढ़ता चला जा रहा था, इस बढ़ते जनाक्रोश के चलते मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन्हें बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले की हमें फाइल स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। यह बात 24 जून 2020 की है। 19 से यह मामला शुरू हुआ था। 24 जून को मदुरई जो बेंच है तमिलनाडु हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट की, उसने अपनी तरफ से आदेश दे दिया स्वतः संज्ञान लेते हुए कि भाई मुझे इस पर जांच करानी है। इससे सरकार पर और प्रेशर बढ़ने लगा। मदुरई बेंच के द्वारा इस आदेश को जैसे ही दिया गया, तत्काल प्रभाव से सरकार चेतती है और वो 28 जून को इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंप देती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप देती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए। इस बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश को बोल करके मामले की जांच का बोला हुआ था। यानी एक तरह से यह मामला बहुत ही जल्दी से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जब इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो लोगों ने इस पर थोड़ी राहत की सांस ली और प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने इस बात को इस तरह से लिया कि सरकार के साथ साथ कोर्ट ने भी उनके बारे में सुना और सीबीआई के आदेश के तुरंत बाद, सीबीआई की जांच में जाते ही तुरंत प्रभाव से सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, कांस्टेबल मथुराज, मुरुगन, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो यहां का मेन एसएचओ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने इस गिरफ्तारी के बाद खुशियां मनाना शुरू किया। सीबीआई बड़ा तेजी से इस मामले की जांच में जुटी। सितंबर तक आते आते सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तमिलनाडु के अंदर कस्टोडियल डेथ के मामले में। सुप्रीम कोर्ट मतलब सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच को बहुत तेजी से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र 25 सितंबर 2020 को लगाए गए और 12 अगस्त 2022 को मदुरई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरक आरोप पत्र भी कि सर पहले इतना जमा कराया था, अब इतना और ले लीजिए, और इसे उठा करके कोर्ट के सामने सीबीआई ने रख दिया। सीबीआई ने यह भी बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। टोटल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जानी थी, लेकिन इनमें से एक पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर था उसकी कोविड-19 के संक्रमण से मौत हो गई। सीबीआई ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने दोनों के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज किया था। इस मामले के बाद सब यह मामला पहुंचता है कोर्ट के पास। इस कोर्ट के मतलब जो कोर्ट के पास पहुंचता है मदुरई ब्रांच के पास, तो उसमें हाईकोर्ट का निर्देश रहता है कि इस मामले की सुनवाई तेजी से की जाए। सुनवाई का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट के सामने चार्जशीट तय मतलब ला दी गई हैं कि सर ये आरोपी हैं, इन्होंने ये अपराध किया है, इन अपराधों के तहत इन्हें इतनी सजा मिलनी चाहिए, ये जब मतलब पुलिस न्यायालय के सामने ले जाकर कागज सौंपती है तो न्यायालय जिन्होंने अपराध किया है, जो आरोपी हैं, उन आरोपियों से अपनी डिफेंस में बात रखने का ऑप्शन देती है कि आप बताइए आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर जब 9 आरोपी हैं तो इन आरोपियों की जिरह भी लंबी चलने लगी और ये चलते चलते अदालत ने तो समय बहुत कम दिया था कि आप 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले को सुनकर बताइए, लेकिन धीरे धीरे यह मामला 16 अक्टूबर 2023 से 2 फरवरी 2024 तक 26 सुनवाइयों के अंदर फंसा। फिर 27 मार्च 2024 से 26 सितंबर 2024 तक इन 21 सुनवाइयों में फंसा। लगातार जिरह यानी कि सब अपने अपने पक्ष रखने में बिजी थे। इससे न्याय में देरी आती जा रही थी और हाई कोर्ट
कई बार कोई जमानत याचिका दायर कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती से इस बात की मॉनिटरिंग करते हुए न्यायालय को इसे द्रुत गति से सुनने का निर्देश दिया। सोचिए 2020 का यह मामला 2026 में 6 साल में जाकर कि जब सीबीआई इन्वॉल्व थी, सरकार इन्वॉल्व थी, लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान था, इन सब के बाद में 6 साल बाद जाकर के आज आप ये खबर सुन रहे हैं कि जिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा था, उन्हें फांसी की सजा हुई है। ये आरोपी हालांकि तब से ही सेंट्रल जेल में बंद है और इसमें मुख्य आरोपी उस स्टेशन का जो मेन इंस्पेक्टर था, जो एसएचओ था, इसका नाम श्रीधर था, उसे ही मुख्य आरोपी के रूप में यहां पर रखा गया। मदुरई कोर्ट ने 9 की 9 पुलिसकर्मियों को 23 मार्च को ही गिल्टी तय कर दिया था कि ये मुख्य आरोपी हैं और इन्हें सजा सुनाई जाएगी। 23 मार्च के बाद 6 अप्रैल को कोर्ट ने इन सबको फांसी की सजा सुना दी और साथ में लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी कहा। और यह मुआवजा पुलिस कर्मियों से ही वसूला जाएगा, पीड़ित की मां और बहन को यह पैसा दिया जाएगा। ये जो पैसा दिया जाएगा, इसके लिए अगर ये पुलिसकर्मी पैसा नहीं दे पाते हैं तो इनकी संपत्तियों को बेचकर, संपत्तियों को कुर्क करके उस पैसे को वसूला जाएगा। यह काम न्यायालय के द्वारा किया गया। इससे निश्चित ही जो पीड़ित परिवार है उसके अंदर न्याय के प्रति एक आस्था जगी। मानवीय गरिमा के उल्लंघन के इस मामले में निश्चित ही कोर्ट ने भी एक नया मैंडेट स्थापित किया और उन्होंने इसे एक दुर्लभ मामला करार दिया। इस पूरे मामले के अंदर 9 पुलिसकर्मियों में, जिसमें एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाने का आदेश दिया। इसे एक ऐतिहासिक लैंडमार्क डिसीजन करार दिया गया। तथ्य रखा गया कि यह फैसला इसलिए मायने रखता है क्योंकि देश में 150 से अधिक हर साल, 2023-24 का आंकड़ा मैं कोट कर रहा हूं, जहां 150 से अधिक कस्टोडियल डेथ हुई पुलिसकर्मियों के द्वारा दी गई यातनाओं में और 2000 से अधिक मौतें हुई जुडिशियल कस्टडी में, जब न्यायालय से, जब पुलिस जेल के अंदर लोगों को भेजती है और वहां पर उनसे जो पूछताछ चल रही होती है, वहां पर इतनी मौतें हुई। ऐसे में जो भी लोग इस तरह की यातनाएं देते हैं, उनके अंदर एक भय का भाव उत्पन्न होगा। इस तरह के फैसलों से यह फैसला निश्चित ही दूरगामी रूप से असर दिखाएगा। ये सारी घटनाएं निकल कर आई। अब इसके बाद में सवाल शुरू हुए कि भाई प्रतिक्रियाओं के दौर आए, सत्ता पक्ष विपक्ष सबने इसके अपने अपने क्रेडिट लिए, किसी ने मोमेंटम बनाया, किसी ने कुछ किया।